हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा अब होने वाली है, ठीक है। और ईएमआरएस की जो परीक्षा है उसमें अब देरी है। तो मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा समय मिला हुआ है। साथियों, जिस परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है वह परीक्षा तो होनी तय ही है, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी को और मजबूत कर लें। देखिए, इस वर्ष परीक्षा होनी तय है, परीक्षा होगी। DSSB की भी परीक्षा होनी तय है। साथियों, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त समय मिल रहा है, वो अपनी तैयारी को और मजबूत करें। थ्योरी तो पढ़े ही पढ़े और साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर जरूर करें। प्रतिदिन आप टारगेट बनाएं कि हम 100 क्वेश्चन को जरूर करेंगे ही करेंगे। आपको परीक्षा में केवल और केवल क्वेश्चंस लगाने हैं, इसीलिए आपको यहीं से ही क्वेश्चन का अभ्यास जरूर। केवल और केवल थ्योरी पढ़ने से आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे दोस्तों। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, जितनी गलतियां करेंगे, उन गलतियों पर काम करेंगे, उतने ही सफलता के आप करीब रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जहां पर प्रतिदिन क्विज होता है उसमें जुड़कर आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। पढ़ाई पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ठीक है, क्या यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रेमघन की है, बालकृष्ण भट्ट की है? इनमें से कोई नहीं। प्रिय साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक वीडियो मैंने बना रखा है स्पेशल भारतेंदु हरिश्चंद्र पे। देखिए, जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, विश्वास मानिए उन सब चीजों को देखते हुए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूं। आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लूं। इनका जन्म 1850 में 1850 में कहां पर? काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु मृत्यु है साथियों, वह 1885 में कहां पर? काशी में। काशी में। यह इनका उम्र बहुत कम था, 35 साल ही इनका उम्र था। इनके जो पिता थे उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता का नाम था। इनकी माता का जो नाम था वह सुलेखा। इनकी माता का नाम सुलेखा था। इनकी प्रेमिका इनकी प्रेमिका का नाम चंद्रिका। इनकी प्रेमिका का नाम चंद्रिका था। तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यह जो उर्दू में लेखन कार्य करते थे, उर्दू में रचनाएं रचने के लिए यह हमेशा रसा नाम का प्रयोग करते थे। रसा नाम का प्रयोग करते थे। देखिए, यहाँ पे एक और विकल्प में है प्रेमघन। प्रेमघन जी जो हैं उर्दू में लिखने के लिए यह अब्र अब्र नाम का प्रयोग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाता है कि प्रेमघन अब्र नाम से उर्दू में लेखन करते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से उर्दू में लिखते। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ी, और जब हम बात कर रहे हैं तो विस्तृत बात करते हुए चलेंगे, थोड़ी और बातचीत करते हैं। देखिए, इनके गुरु का नाम, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे यह बल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षित थे। और इनकी जो प्रथम रचना है, इनकी प्रथम रचना कौन सी है? तो इनकी प्रथम रचना है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये 3 पत्रिकाएं भी निकली थी, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और एक और पत्रिका निकली थी साथियों। 3 करके पत्रिका इनकी निकली थी।
इनकी पहली रचना है विद्या सुंदर। हाँ, एक बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। एक पत्रिका थी इनकी कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, जो 1868 में निकली थी साथियों। यह मासिक पत्रिका थी। 1881 के बाद साथियों यह साप्ताहिक हो गई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न इनका पूछता है कि पहली खड़ी बोली वाली रचना कौन सी है। ठीक है, तो इनकी एक रचना है फूलों का गुच्छा। बहुत विस्तृत डीपली बता रहा हूं साथियों, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पर मैं विशेष बात कर रहा हूं। अब आइए एक दो अन्य बात और जान लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र में, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, ये भारतेंदु नामक जो उपाधि है वो कब मिला था। भारतेंदु नामक उपाधि 1880 में भारतेंदु को भारतेंदु नामक उपाधि मिली। इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का चंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, जो इनकी एक रचना है हरिश्चंद्र मैगजीन, वह 1873 में आई और वह मासिक पत्रिका थी। एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि इनकी स्त्री उपयोगी, स्त्रियों पर केंद्रित पत्रिका कौन सी थी, तो वह थी 1874 की बाला बोधनी। बोधिनी, बाला बोधनी पत्रिका स्त्री उपयोगी, स्त्रियों पर केंद्रित थी। वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में एक तदीय समाज की स्थापना की। ठीक है, इनकी लगभग 70 रचनाएं हमें मिलती है, जिसमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा नामक नाटक, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विश्वोत्तम, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, ये सब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथियों। इतनी चीजें आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करनी है, इतनी चीजें परीक्षा में पूछ दी जाती हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमने भारतेंदु के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बहुत बातें की। दूसरा प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं विस्तृत रूप से प्रतिदिन बात किया हूं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको प्रश्न मिलेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1868 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको, सुमित्रानंदन पंत की जो चिदंबरा चिदंबरा पुस्तक है उसको मिला था। 1968 है। 1972 में उर्वशी को मिला, किसकी है, यह दिनकर की है। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे को मिला। 1982 में यामा पर महादेवी वर्मा को मिला। 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में श्रीलाल शुक्ल एवं अमरकांत को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। ये पूरी विस्तृत बातचीत है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो साहित्य का एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसको आप लोग परीक्षा में जरूर देख कर जाएं, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। अगर ज्ञानपीठ से प्रश्न तो आना ही आना है। अगर ज्ञानपीठ से प्रश्न नहीं पूछता तो जिन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना से प्रश्न आ जाएगा। तो पंत को, सुमित्रानंदन पंत को ये पंत का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत है। काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला लोकायतन, चिदंबरा, ज्योत्सना, पल्लव। तो इसका सही उत्तर है चिदंबरा, जो 1968 में इसको मिला था साथियों। ठीक है, हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विस्तृत रूप से बात कर लिया। आगे आइए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास। सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब विज्ञान गीता के जो लेखक कौन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं केशवदास। केशवदास, इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। ठीक है, अब केशवदास जो थे
ओरछा नरेश, महाराजा राम सिंह, राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वह है कवि प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देव चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। केशव दास की बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकाल के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चले तो अगला प्रश्न है काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा, ठाकुर। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा काव्य रसायन जो है देव की रचना है। देव का जन्म 1673 में हुआ था। कहां? उत्तर प्रदेश का इटावा एक जिला है, वहां पर और देव का जन्म माना जाता है। अब देव को आचार्य कवि भी कहा जाता है। देव के बारे में हम थोड़ी और बात कर ले। आचार्य कवि भी कहा जाता है और कवि भी कहा जाता है। आचार्य और कवि दोनों की उपाधि इनको प्राप्त है, ठीक है, देव कवि को। और इनकी देव की तुलना जो है रीतिकाल के बहुत बड़े कवि जो हुए, एक बिहारी एक बड़े कवि हुए, उनसे की गई है, बिहारी से की गई है। रीतिकाल में 3 धाराएं चलती हैं दोस्तों, रीति बद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ये 3 धाराएं चलती हैं रीतिकाल में, ठीक है। अब थोड़ी सी और अन्य बात करें तो यह देव जो है यह श्रृंगारवादी कवि माने जाते हैं, श्रृंगारवादी कवि माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। इतनी बातें हम देव के बारे में याद करें, ठीक है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है, तो याद रखिए नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काव्य प्रकाश। मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश है दोस्तों, काव्य प्रकाश। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि। व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? वह है महीम भट्ट। महीम भट्ट व्यक्ति विवेक, ठीक है, महीम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। और काव्यालंकार एक ये ग्रंथ है, ये किसकी है? ये है भामह। भामह ने भी लिखा है और रुद्रट ने भी लिखा है, ठीक है। भामह और रुद्रट काव्यालंकार। आइए प्रश्न नंबर 6 पे चले। मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो साथियों जो मौर्य विजय जो रचना है वह है आपकी सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय जो रचना सियाराम शरण गुप्त की है, यह राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। जो सियाराम शरण गुप्त हैं या मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में बात करें तो एक महत्वपूर्ण रचना अनाथ, आर्द्रा, विषाद, पूर्वादल, ठीक है, पाथेय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पाथेय। एक है बापू, दैनिक, गोद और नारी, बहुत इंपॉर्टेंट, अंतिम आकांक्षा। ये सब इनकी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। हमने सियाराम शरण गुप्त के बारे में बात किया, मौर्य विजय के बारे में बात किया। ये आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7।
महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक रचनाकार हैं, एक कवि भी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, द्विवेदी युग की शुरुआत 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी रचना है? तो साथियों, क्या यह रामविलास शर्मा की है, नामवर सिंह की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। इनके अन्य ग्रंथ के बारे में बात करें, आलोचनात्मक ग्रंथ के बारे में बात करें, तो एक इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 खंड में ये रचना है, निराला की साहित्य साधना। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नामवर सिंह की है एक रचना है छायावाद करके, छायावाद। और एक रचना है इनकी शायद दूसरी परंपरा की खोज। ये सब इनकी रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चले। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, प्रेमचंद है, प्रेमचंद या यशपाल? जो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नाम से उपन्यास है वह किसका उपन्यास है? तो देखिए, प्रतिज्ञा जो उपन्यास है वह प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। इनका जन्म 1881 में लमही, कहां है ये? बनारस, बनारस। ठीक है, लमही बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जो प्रतिज्ञा उपन्यास है यह कब लिखा गया था इसके बारे में बात करूं तो 1929 में प्रतिज्ञा नामक उपन्यास लिखा गया। इनके अन्य उपन्यास जो है सेवा सदन, सेवा सदन, वरदान, ठीक है, वरदान, और एक है प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, महत्वपूर्ण उपन्यास, गोदान। ठीक है, ये सब इनके उपन्यास है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो एक मानसरोवर, मानसरोवर नाम से एक पुस्तक निकली 8 खंड में। उसी में प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वह लगभग कहानियां 300 कहानियां लगभग संकलित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु अज्ञे। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि मानस का हंस जो लेखक उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर जी हैं। ठीक है, यह जो मानस का हंस उपन्यास है यह किसके जीवन पे है? यह तुलसीदास जी के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। इनके अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो एक उपन्यास है नवाबी मनसद, एक है सेठ बांके लाल, एक है महाकाल, एक है बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे। ये सब इनका उपन्यास है। यशपाल जो है, यशपाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है झूठा सच, दो खंड में है। फणीश्वरनाथ रेणु जो है साथियों, फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। आंचलिक उपन्यासकार के जनक भी माने जाते हैं। इनका एक रचना है मैला आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? देखिए, वही प्रश्न आ गया कि झूठा सच, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञे है, मुक्तिबोध है, यशपाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो मैंने अभी चर्चा किया कि जो झूठा सच उपन्यास है उसके रचनाकार यशपाल है। ठीक है, उसके रचनाकार यशपाल है। यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में
यशपाल का जन्म हुआ है। इनका एक उपन्यास है वतन और देश, एक है देश का भविष्य, भविष्य, देश का भविष्य। ठीक है, यह जो झूठा सच है इसी के ये दो भाग हैं, वतन और देश, देश का भविष्य, दो भाग हैं, इन्हीं का नाम, ये दोनों भागों का नाम। इनकी अन्य रचनाओं के, यशपाल के अन्य रचनाओं के बारे में बात करें, दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक उपन्यासकार, मनुष्य के रूप, ये सब यशपाल के महत्वपूर्ण उपन्यास माने गए हैं। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, पुनर्नवा, ये सब अब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है आपका प्रेमचंद। नमक का दरोगा जो कहानी है वह प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों पर थोड़ी बहुत बात करूं तो एक कहानी है रूठी रानी, सॉरी ये उपन्यास है, एक उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इनके उपन्यास है। प्रमुख कहानियां इनकी है पूष की रात, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं दोस्तों। ठीक है, एक शतरंज का के खिलाड़ी है इनकी कहानी। सोजे वतन नाम से कहानी संग्रह है जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। तो लगभग 300 कहानी इनके मानसरोवर के 8 भागों में लिखी गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध बहुत फेमस है, चिंतामणि नाम से इनके निबंध है। इनका एक निबंध है श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, और भक्ति, ठीक है, इनका एक निबंध है। जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी कवि हैं। इनकी एक रचना है कामायनी, ये कामायनी जो है 15 सर्ग में है। इनकी नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब इनके नाटक है। ठीक है, आइए अगले। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा, वह है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में बात करें तो एक इनकी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी। एक रचना है झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। एक है मृगनयनी, ठीक है, मृगनयनी। एक है इनका भुवन विक्रम, विक्रय, ठीक है, ये सब इनका महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन इनको घुमक्कड़ साहित्यकार भी माना जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र पे इनका बहुत अच्छा काम है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी चीन यात्रा, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आइए आगे बात करें। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है भाई? संपत्ति शास्त्र के लेखक क्या श्रीधर पाठक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। देखिए संपत्ति शास्त्र जो रचना है उसके लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करूं तो इनका जो जन्म है 1864 में,
1864 में, और लगभग 80 रचनाएं इनकी मानी जाती है। एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, काव्य मंजूषा इनकी रचना है। एक रचना है इनकी सुमन, ये महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, कब आया? 1929 में। ठीक है। श्रीधर पाठक जो है यह द्विवेदी योगीन कवि है, द्विवेदी योगीन कवि माने जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक का क्या नाम है? ठीक है। जो तो दोस्तों इनका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी नवरत्न के लेखक का नाम जो है वह हो जाएगा मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। देखिए मिश्र बंधु तीन भाई थे। ठीक, तीन भाई। क्या नाम था इनका? ये भी प्रश्न पूछता है। श्याम नारायण, सुखदेव नारायण, गणेश नारायण। ठीक है। ये तीन भाई ने मिलकर इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधुओं ने ही तुलनात्मक आलोचना को जन्म दिया था। ठीक है। और इनकी जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, एक रचना है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में कवियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया है, परिचयात्मक विवरण दिया है कवियों के बारे में। और मिश्र बंधु विनोद कब लिखा गया था? 1913 में। ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है 15 कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। साथियों इसका जो सही उत्तर है वह है, नहीं पूछा है कौन सी कृति नहीं है, तो इसका सही उत्तर है रस आखेटक। क्योंकि रस आकेटक किसकी रचना है? यह है कुबेर नाथ राय की। ठीक है। और बाकी ये तीनों रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की है। कुबेर नाथ राय की अन्य जो रचनाएं, एक दो अन्य जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। एक रचना है इनका प्रिया नील कंठी, एक है निषाद बांसुरी। ठीक है। एक है महाकवि की तर्जनी। ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास इनके माने जाते हैं कुबेरनाथ राय के। ठीक है। अगले प्रश्न पे चले तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? कहानी, इंदु, सरस्वती, ब्राह्मण। तो जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंदु। ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम इस पे भी कर लेते हैं। तो देखो जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्रिका इंदु में प्रकाशित किया था। जो कहानी पत्रिका है यह 1950 की पत्रिका है तथा ये नोट कर लेना आप लोग, श्रीपत राय इसके संपादक थे। श्रीपत राय इसके संपादक थे। ब्राह्मण जो पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। और सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 से लेकर 1920 तक किसने लिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न हो गया। आइए 17 नंबर प्रश्न पे विस्तृत बातचीत करते हुए हम चल रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए
सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प चुनिए। देखिए अभी मैंने बात किया दिव्या किसका उपन्यास है? यशपाल। थॉमस, भीष्म साहनी, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु और बलचनमा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन। आइए देखते हैं, जो दिव्या उपन्यास है वह यशपाल का, ए का 4। ठीक है, थॉमस जो है भीष्म साहनी का है, बी का 1। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, सी का 2। ठीक है, बलचनमा नागार्जुन का है, 3rd। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? परीक्षा में ये नहीं वर्ड ही आपको गलती करा देता है, इसलिए ठीक से प्रश्न पढ़ने हैं। अशोक का फूल, कबीर, नया साहित्य, कूटज। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नया साहित्य। नया साहित्य के लेखक का नाम प्रकाश चंद्र गुप्त। कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त नया साहित्य के लेखक हैं। बाकी ये तीनों रचनाएं कबीर, अशोक का फूल, कूटज, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनकी एक रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कहता है कि बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? क्या यह केशव दास की है? क्या यह भिखारी दास की है, रहीम की है या बिहारी की है? देखिए ये जो विकल्प में जितने विकल्प ऑप्शंस दिए गए हैं सब रीतिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि है और ये तीनों जो हैं वह रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रहीम। रहीम अकबर के दरबारी कवि हैं। इनका जन्म 1556 माना गया है। कितना? ठीक से लिख देता हूं, 1556 माना गया है रहीम का जन्म। अकबर के दरबारी कवि हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, मदनाष्टक, रहीम, सतसई, ठीक है, खेल कौतुकम, खेल कौतुकम, रास पंचाध्यायी, रहीम, सतसई, ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, आइए 19 प्रश्न हो गए। 20वें नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही जो कृति है उसके लेखक है अमृत राय और यह किसके ऊपर है? प्रेमचंद के ऊपर है, लेकिन इसके लेखक है अमृत राय। ठीक है, प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित यह लेख है, कलम का सिपाही कृति है जिसके लेखक अमृत राय हैं। और विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के जीवन पे आवारा मसीहा लिखा है, आवारा मसीहा लिखा है। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन पर निराला की साहित्य साधना लिखा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार का क्या नाम है? तो दोस्तों वो इसके विकल्प में है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर है निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके प्रमुख निबंध और कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, आलोक पर्व, फिर एक है विचार और वितर्क। ये सब महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध हैं वह चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध हैं। चिंतामणि, चिंतामणि एक रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जो 1939 में इनके निबंध संकलित है। चिंतामणि 4 भाग में है,
दूसरा भाग 1945 में विश्वनाथ प्रसाद ने, तीसरा भाग जो है दोस्तों वह 1903 में नामवर सिंह, चौथा भाग जो है 2004 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश जी ने ये लिखा था साथियों। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे थोड़ी सी बात करते हैं। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? इस प्रश्न को रट जाइएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या वह भावनात्मक निबंध है, विवरणात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है या विचारात्मक निबंध है? इसका जो सही उत्तर है, राम वृक्ष बेनीपुरी समाज शैली नहीं सॉरी किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर है वह है विचारात्मक। विचारों पर जो निबंध लिखे जाते हैं उसमें कौन कौन से हैं? एक है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कौन कौन ने समाज शैली को अपनाया है? एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, और एक है डॉक्टर नगेंद्र, एक हो गए श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार। इन लोगों ने समाज शैली, निबंधों में समाज शैली को स्वीकार किया है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न हो गए। आइए हम अब 23 नंबर चलते हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा, क्या यह उपन्यास है, कहानी है, नाटक है? इनमें से कोई नहीं साथियों। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, गेहूं और गुलाब। तो इसमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहीं नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह है संस्मरणात्मक रेखा चित्र, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी के। राम वृक्ष बेनीपुरी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? लाल तारा, माटी की मूर्तें, लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी के, जो इनकी रचना है गेहूं और गुलाब। आइए अगले प्रश्न पे चलें। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? क्या देव, ठाकुर, घनानंद? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा घनानंद। घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था। यह रीति मुक्त धारा के श्रृंगारिक कवि थे। रीति मुक्त पूछ देता है प्रश्न, रीति मुक्त धारा के, या अपनी प्रेमिका से प्रेम करते थे जो वहां जिस राजा के शासन में रहते थे। सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे। उस राजा ने कुछ गीत गाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सुजान जब कहेगी तभी गाऊंगा। सुजान ने कहा तो राजा की तरफ पीठ करके और इन्होंने गीत गाना शुरू किया, तो बस राजा को बुरा लगा और देश निकाला दे दिया। यह वृंदावन गए, वृंदावन जाके इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। पूछ देता है, संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, एक है सुजान सागर, एक है विरह लीला, एक है लोक सार, रस केली वल्ली, कृपा कांड। ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैन। अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये प्रश्न हल कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। राही मासूम जो रजा है, इनकी जो रचना एक है बहुत इंपॉर्टेंट, आधा गांव। ठीक है, एक रचना है इनका टोपी शुक्ला।
एक है हिम्मत जौनपुरी। आधा गांव कब लिखा गया? 1966 में। अब राही मासूम रजा का जो जन्म है 1927 में हुआ था। कहां? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिलों में। जैनेन्द्र कुमार जो जिस विचार से प्रभावित थे वह था मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद इनकी इनके जो एक ग्राम कहानी है जो इंदू पत्रिका में छपी थी, छाया, प्रतिध्वनि, गुंडा, ये इनके कहानी संग्रह है। ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न पे बात करें। 26 अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, बंबई से। श्री वेंकटेश्वर कहां से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर है साथियों, श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 बंबई से प्रकाशित होता था। बंबई से प्रकाशित होता था। यह जो है एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह कौन सा है? सोजे वतन, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब उपन्यास है उनके। एक मैंने अभी चर्चा किया था सोजे वतन नामक जो कृति थी प्रेमचंद की, क्योंकि यह देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम में निहित ये थी, इसमें इसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इनकी अन्य उपन्यास हैं कर्मभूमि, निर्मला, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, फिर एक इनकी रचना रूठी रानी भी है, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है, गोदान उपन्यास है। ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है। मानसरोवर में इनके कहानी संकलन है। काला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत। थोड़ी सी बात हम इसको खुल के बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनका वो जो उपनाम था, इस स्केच को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इनका जो उपनाम था दोस्तों गोसाई दास। इनका जो उपनाम था गोसाई दास था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता जिनका नाम सरस्वती था, उनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण प्रकृति के खुली गोद में हुआ था। गोद में तो यह प्रकृति को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, अपनी पत्नी से भी ज्यादा महत्व प्रकृति को देते थे। तभी ये लिखते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये लिखते हैं, बहुत सुंदर एक कविता लिखते हैं साथियों। इनको सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल बाबा ने कहा है। एक बात और इनके ऊपर कही जाती है, छायावाद के प्रतिनिधि प्रतिनिधि कवि। किसने कहा है? यह भी शुक्ल जी ने कहा है। संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो एक रचना है उच्छ्वास, एक रचना है ग्रंथि, एक रचना है वीणा पल्लव, वीणा पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वरध्वनि, युगपत, ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की ही एक रचना है चिदंबरा, जिसपे सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और चिदंबरा कब आई थी? 1968 में आई थी दोस्तों। ठीक है। हमने बहुत विस्तृत रूप से सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी बातचीत की। आइए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? थोड़ी सी बात उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर भी करेंगे। देखिए निराला का जो जन्म है 1899,
प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, ये सब छायावादी रचनाकार हैं। ठीक है, छायावादी। इनकी प्रथम कविता है 1916 में जूही की कली नाम से आई थी। अंतिम कविता इनकी लास्ट पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। कुछ आलोचकों ने इनके मुक्त छंद को रब्बड़ या केचुआ छंद भी कहा है। परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। इन सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी का इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिन्हें शोक गीत माना जाता है, बहुत बड़ा रचना माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा। बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण से प्रभावित यह रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट यह रचना है राम की शक्ति पूजा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी की एक रचना है तुलसीदास। 101 छंद का खंड काव्य है यह। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, हमने सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के बारे में, दोस्तों एक एक कवि के बारे में मैं विस्तृत बात करते हुए चलूंगा। ठीक है ना, आइए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। देखिए, जो निषाद बांसुरी रचना है उसकी विधा पूछ रहा है। क्या यह कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ललित निबंध है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, पहले तो निषाद बांसुरी किसकी रचना है? यह है कुबेर नाथ की रचना है निषाद बांसुरी। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है, निषाद बांसुरी एक ललित निबंध रचनाकार है। कुबेर नाथ राय की अन्य रचनाएं कौन कौन से हैं? एक महत्वपूर्ण है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, एक है विषाद योग। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना। एक है महाकवि की तर्जनी, एक है गंधमादन, ये सब एक है पड़ मुकुट, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये सब आप सुनते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे तो याद होते रहेगा। आइए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रज भाषा में रचना। तो प्रिय साथियों, जो मुक्त छंद में स्वच्छंद रूप से जो रचनाएं रचते हैं उनकी विशेषता क्या क्या रहती है? देखिए, प्राकृतिक पर्यवेक्षण ये तो रहती है, प्रेम चित्रण मुक्त होके स्वच्छंद होके प्रेम चित्रण भी किया जाता है, कथा गीत का प्रयोग ये भी है, ब्रज भाषा में रचना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं किसी भी चीज में। ब्रज भाषा का नाम हो गया तो फिर बधा बधाया चीज आ गया, स्वच्छंदता की बात नहीं हुई। बाकी ये तीन सही है। आइए अगले प्रश्न पे भी बात करें। प्रश्न नंबर 31 है काला जल कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल जो एक रचना है वह है शानी काला जल उनका उपन्यास है, और यह जो है सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, काला जल सानी का। ये लगभग 31 प्रश्न हमने देखा। अगले वीडियो में बाकी के प्रश्न हम देखेंगे। तो वो साथियों, ये रहा आज का सेशन। ऐसे ही हमसे जुड़े रहे, पढ़ाई पाठशाला के चैनल पे जुड़े रहे, विश्वास मानिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी डाल। मुझे भी थोड़ी सी समय की समस्या है, इसलिए साथियों बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन विश्वास मानिए जो चीजें लेकर आऊंगा वह चीजें सॉलिड रहेंगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जो विद्यार्थी हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी, जीवनी साबित होगी। इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।